हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डॉट में। मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पूर्व मध्यकाल, दक्षिण मध्यकाल तथा मध्यकालीन भारत के बारे में। जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर के मध्यकाल के बारे में पढ़ा है, उत्तर के मध्यकाल के बारे में पढ़ा, जैसे उत्तर में 700 ईस्वी से, जैसे ये दक्षिण हो गया, दक्षिण के क्षेत्र में किस राजाओं का उदय हुआ और कौन से राजा जो हैं संगम वंश के बाद पुनः सत्ता में आए और विशालतम सेना को स्थापित किया तथा अपने राज्य को इलाहाबाद, जो आज के प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां तक फैलाया। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन जो है वन लाइनर वन टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम जो है आज उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने इसमें सम्मिलित किया है जिसके क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास बहुत ब्रॉड है, आप जानते हैं। इतिहास के साथ हमें जो है अभी आपको जियोग्राफी भी पढ़ाना है, पॉलिटी भी पढ़ाना है, समथिंग सब कुछ पढ़ना है, मिसलेनियस सब कुछ पढ़ना होता है। तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही इसमें सम्मिलित किया है। तो आप लोग इससे परेशान मत होइए कि सर जो है ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। जो चीज़ें समझने लायक होंगी वो हम आपको समझाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। चीज़ों को समझते। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय, देखिए ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, किस चालुक्य शासक को है। जैसा फ्रेंड आपको बता दें कि हम जब मौर्य वंश पढ़े थे, उसके बाद उत्तर मौर्य काल, मौर्य उत्तर का, तो उसमें हमने दक्षिण में चोल, यहाँ पे चोल थे, चोल, यहाँ पे चेर और ये पांड्य शासकों के बारे में पढ़ा। उसके बाद इतिहास में जो है वो 700 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच ही फिर से दक्षिण में इन शासकों का उदय होता है। मेगास्थनीज के इंडिका में भी चालुक्यों का वर्णन किया गया है। बादामी जो है आज के कर्नाटक में पड़ता है, बादामी आज के कर्नाटक में पड़ता है। और बादामी में किस प्रकार से चालुक्यों का उदय हुआ, चोलों का उदय हुआ, किस तरह से दक्षिण के राज्य जो है वापस से सत्ता में आई और अपने राज्य को पूरी तरह से एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, बस आपको उतनी ही चीज़ें को याद करना है जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रीजनिंग, मैथ, जीके, करंट अफेयर सभी चीज़ें पढ़नी है। तो आप लोग सिर्फ उसे ही याद करते चलें, वन लाइनर क्वेश्चन को। जैसे ये कवर हो जाता है सिलेबस, आपको हम हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो किस चालुक्य शासक को पुलकेशिन प्रथम, क्या नाम है उसका, दुर्ग निर्माण करा था, बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय है। तो किस चालुक्य शासक को, तो पुलकेशिन प्रथम को। आपको बता दें कि चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे वो शुरू में कोई और था, लेकिन पुलकेशिन प्रथम को ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कई लोग उसे नंदीवर्धन को भी मानते हैं, लेकिन पुलकेशिन प्रथम जो है वो चालुक्यों का सबसे प्रतापी शासक हुआ, प्रथम। और चौथा सबसे पुलकेशिन द्वितीय चौथा शासक हुआ, जो सबसे प्रक्रमी शासक था चालुक्यों का। और अंतिम सबसे महान शासक जो हुआ वो था विक्रमादित्य। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हुए आगे चलते हैं। किस प्रकार से इन्होंने नए नए मंदिरों का निर्माण कराया है, जो विश्व धरोहरों में से एक है। आपको बता दें, बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। चोल वंश के राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर उसके शासनकाल की गरिमा का श्रेष्ठ उदाहरण है। और राजराज प्रथम के शासनकाल 1010 ईस्वी में इस मंदिर को पूरी तरह से बनाया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में बृहदेश्वर मंदिर को घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने नहीं देखा, इस क्वेश्चन को देखिए। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ाने से रोका? तो वह पुलकेशिन द्वितीय है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा गुप्त वंशों का शासन हुआ, किस प्रकार से हमारी सभ्यता जो है, किस प्रकार से हमारी भारत की सभ्यता एक एक स्टेप में करके आ रही है, और उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। और बाकी जो भी विस्तृत टाइप होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, सिंधु घाटी के बाद वैदिक सभ्यता पढ़ा, वैदिक सभ्यता के बाद हमने उत्तर वैदिक सभ्यता पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा। उत्तर वैदिक में जो इंपॉर्टेंट था उसे हमने सम्मिलित किया, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके तुरंत बाद हम लोगों ने मौर्यों का, उत्तर मौर्य वंश का, फिर उसके बाद गुप्तों का शासन पढ़ा, संगम युग भी पढ़ा। इस सब चीज़ों की समाप्ति हो जाने के बाद जो जिन राजाओं का उदय हुआ उसमें हर्षवर्धन भी थे। हर्षवर्धन भी कन्नौज के राजा थे। और ये किस वंश के थे? तो ये पुष्यभूति वंश के। ये किसके वंशज थे? तो पुष्यभूति वंश के। पुष्यभूति वंश ने ही
सर्वप्रथम पुष्यभूति वंश की ही स्थापना की और उसके अंतिम शासक हर्षवर्धन हुए, जो एक महान शासक थे। कन्नौज पे उनका आधिपत्य था तथा उन्हें दक्षिण से रोकने के लिए किसने प्रयास किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। ये दक्षिण का महान शासक हुआ जो चौथे वंश में था। चौथे, जैसे पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की और चौथा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंडा उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन मम्मल। नरसिंह वर्मन ने ही पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। उसके बाद इसका पुत्र, पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य के नाम से जो जाने जाते हैं, दक्षिण के सबसे महान शासक हुए और चालुक्यों में भी अंतिम महान शासक के रूप में बाहर है। विक्रमादित्य ने इसे फिर पुनः पराजित कर देते हैं। ठीक है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब का संबंध? विक्रमादित्य प्रथम ने। विक्रमादित्य ने तीनों लोगों को हरा दिया था तथा इन्हें तीनों बंगाल खाड़ी महान संज्ञा प्राप्त हुई। विक्रमादित्य जो है चालुक्यों के सबसे महान शासक हुए और ये चालुक्य एक वंश था जो कि आज के केरल कर्नाटक में उभरा था। आज के केरल कर्नाटक राज्य में उस समय इनकी राजधानी कुछ और थी। आइए आगे देखते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो था वो सबसे प्रतापी शासक था चोल वंश का। चोल वंश का प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट भी थे, वो 700 ईस्वी में आए। चालुक्यों के पतन के बाद राष्ट्रकूटों का उदय होता है। राष्ट्रकूट दक्षिण के महान शासकों में से बाहर निकलते हैं। जैसे ही इन सभी पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य तथा जितने भी दक्षिण के महान शासक रहते हैं, उनके पतन के बाद ही तुरंत राष्ट्रकूटों का उदय होता है। राष्ट्रकूट जो है दक्षिण में बहुत ही महान शासकों के रूप में बाहर निकलते हैं। पूरब में बात करें, भारत की नक्शा ये देखिए, ये भारत का नक्शा है। ये मान लीजिए पूर्वी क्षेत्र है, ये गुजरात है और ये उत्तरी क्षेत्र है। तो उत्तरी क्षेत्र में जो ये शासन था, ये जगह थी, ये थी फ्रेंड आपको बता दें कन्नौज। और कन्नौज एक महान राजधानी के रूप में बाहर निकला था। दक्षिण में जो है, दक्षिण में राष्ट्रकूटों का उदय हुआ, पूरब में पालों का उदय हुआ, जो कि पहले वीडियो में पालों के बारे में कुछ बताया गया है, और पश्चिम उत्तर के क्षेत्रों में गुर्जर प्रतिहारों का उदय हुआ। कब? जब ये तीनों राजाओं का स्थापना हो जाती है, जैसे विक्रमादित्य की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद आपका हर्षवर्धन का अंत हो जाता है, तो उसके बाद नए राज्यों का उदय होता है तथा नए शासकों का भी उदय होता है। उसमें आपका ये आता है, दक्षिण में राष्ट्रकूट, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार और इसमें पाल वंश आते हैं। आप लोग ध्यान दे रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि गुप्त वंश के बाद 3 शासक और आते हैं। गुप्त वंश के अंत जो है 500 ईस्वी में हो जाता है और 500 से 700 के बीच में 2 पुष्यभूति वंश तथा चालुक्य वंश की स्थापना होती है तथा वे दक्षिण में सत्ता में आते हैं। उत्तर में पुष्यभूति वंश आता है, हाँ, जो कि हर्षवर्धन का क्षेत्र रहता है। दक्षिण में चालुक्यों का, चोलों का सामना होता है, तो वो महानतम शासक के रूप में बाहर आते हैं। ठीक है, जैसे इनकी समाप्ति होती है उसे दक्षिण में राष्ट्रकूटों का उदय होता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में पालों का उदय होता है और मध्य में तथा पश्चिम में गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। किसने तंजौर में बृहतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजराजा ने ही बृहतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहतेश्वर मंदिर को जो है आज फ्रेंड विश्व के धरोहरों में शामिल किया है। जैसे हमने बताया कि यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल किया गया है। राजराज प्रथम का समय काल क्या था? 1010। ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचिए, बस उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंट है उनको आप लोग पूरी तरह से रट जाइएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जबकि हम बता चुके हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो था वो चालुक्यों का चौथा वंश था और ये सबसे महान शासक के रूप में बाहर आया। इसने बहुत सारे यज्ञ करवाए थे, ब्राह्मणों को दान दिया था, इसके अभिलेखों में से पता चलते हैं। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। पहले चोलों की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर, और अब कहाँ हो गई? तंजौर। जब संगम युग पढ़े तो उस समय चोल की राजधानी कहाँ थी? उरैयूर में, अब तंजौर में हो गई थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में। पांड्य की राजधानी कहाँ हो गई? मदुरई में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट का पहला संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग।
जो कि दक्षिण के मध्यकालीन भारत में बहुत ही महान शासकों के रूप में उभरे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चालुक्यों ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्यों ने। भारत में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण जो है वो गुप्त वंश से लेकर मध्यकालीन वंश तक बहुत ज्यादा रूपों में हुई है। पल्लवों के एकास्मिक रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम में। कहाँ है फ्रेंड? महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो है होयसल की राजधानी का नाम था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वो कला में किस शासन की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। किसको दर्शाता है फ्रेंड? पल्लवों की, जो कि चालुक्यों के समकालीन थे। चालुक्यों के समकालीन थी पल्लव की राजधानी, पल्लव के वंश थे। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। यादव वंश की सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी में। जितने भी 1000 चीजें समझ लीजिए कि 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बीच में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उसे ही इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे आप पूछेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नहीं बताया गया है, गौरी के बारे में बताया गया है, फिर सिकंदर लोदी के बारे में, तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसीलिए उसको शामिल नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब ज़्यादा पढ़ना होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और बहुत अच्छे तरीके से आपको इतिहास पढ़ाया जाएगा, जो कम से कम 100-150 जितने भी वीडियो होंगे पूरा विधिवत रूप से इतिहास बताया जाएगा, तो उसमें आपको कवर कर दिए जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको 1 डे एग्जाम के लिए इसमें पढ़ाया जा रहा है और वही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं आगे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। शैव धर्म जो थे शंकर के उपासक थे। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। किसके थी? चोल के पास। भगवान नटराज प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। चिदम्बरम में वो स्थित है। कहाँ है भरतनाट्यम शिल्प कला? वो चिदम्बरम में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान में, जो कि राजेंद्र के बारे में बार बार पढ़ी जा रही है कि राजेंद्र ने किस मंदिरों का निर्माण किया, महिपाल प्रथम जो थे वहाँ के शासक थे। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया? कुलोत्तुंग प्रथम। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये पूछा गया इसलिए हमने इसमें इसको रख दिया है। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर किसने बनवाया? विजयालय ने, जो इसकी स्थापना करता है। जैसे आपको बात करें कि चोल राज्य की राजधानी उस समय क्या थी, जब करिकाल के समय, तो वो थी उदयपुर, तथा उसने भी बाद में उसे कावेरी पत्तनम में स्थापित कर दिया। कावेरी पत्तनम ने अपनी राजधानी को स्थापित कर दिया। ठीक है। चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयालय, जो कि आप देख सकते हैं। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पेरुंदेवनार। पेरुंदेवनार ने ही महाभारत को तमिल भाषा में स्थानांतरित किया था। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलुंज। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे फ्रेंड? कुलुंज। एलोरा के 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? 700 से 800 ईस्वी में। 34 गुफाओं का मंदिर कहाँ बनाया गया था? 700 से 800 ईस्वी में। तो जितने भी दक्षिण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महान शासकों से पूछे गए, वो इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं। आप इसे रट जाइए, याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इससे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और ये पूछे गए सभी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले जो है उत्तर के जो शासक हुए जैसे पृथ्वीराज चौहान, उनको कवर किया गया है और इसमें